जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 12 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। देखो, फर्स्ट पेज पे कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है मुझे जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो सेकेंड पेज पे मूव करते हैं। सेकेंड पेज का जो न्यूज़ होता है वो दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ होता है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कुछ न्यूज़ कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज़ यहाँ पे न्यूज़ आपको इम्पॉर्टेंट नहीं मिलेगा। हाँ, थर्ड पेज पे ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं। वित्तीय अपराध के खिलाफ भारतीय तंत्र का आकलन करेगी एफएटीएफ। तो एफएटीएफ की जो कंट्री है, जो मेंबर कंट्री है, उसका ये आकलन करती है कि वहाँ पे उस देश में जो है क्या क्या व्यवस्था हो रहा है जो वित्तीय अपराध को रोक सकता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को आप कह सकते हैं कि वित्तीय अपराध, उसको रोकने के लिए वहाँ की सरकार क्या क्या कर रही है। और एक रूटीन कह सकते हो, एक टेस्ट है, यह रूटीन प्रक्रिया है जो एफएटीएफ अन्य देशों के साथ भी करती है। इसी संबंध में आप याद रखना कि एफएटीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ और लगातार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। क्यों? क्योंकि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है और पाकिस्तान पे आरोप है कि वो अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा है संस्थागत तरीके से। जब सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा देती है तो उसे कहा जाता है संस्थागत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट। एफएटीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बेसिकली दो चीज़ों के लिए ये काम करती है, इसका दो पर्सपेक्टिव है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और दूसरा जो है टेरर फंडिंग को रोकना। सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, तो इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से विश्व के देशों में रोका जाए। उसके बाद 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है और उसके बाद एक अन्य पॉइंट इसमें जुड़ गया, वो है टेरर फंडिंग। तो टेरर फंडिंग को किस तरह से रोका जाए, इसके लिए भी एफएटीएफ काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से रोका जाए, इसके लिए भी एफएटीएफ काम करती है। देखो, ये लगातार कल भी डिस्कस मैंने किया था, परसों भी डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक चीन के साथ जो हमारी वार्ता चल रही है, एक सकारात्मक पहलू या नकारात्मक पहलू यानी अंतिम कंक्लूजन पर ना पहुंच जाए, तब तक वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन चीन आपके लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। ओके, एडिटोरियल है, एडिटोरियल आज का इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, इसको आप एक बार देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका एक एडिटोरियल लिखा हुआ है कि घाव भरने का कारगर उपाय। एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एडिटोरियल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बदल रहे हैं भारत रूस के रिश्ते। देखो, भारत जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भारत ने किया था। बावजूद इसके भारत का झुकाव जो है अमेरिका की तरफ नहीं होकर के रशिया की तरफ था। शीत युद्ध के समय में भारत का झुकाव रशिया की ओर था, ये प्रमाणित है, ये तथ्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कारण है कि 1971 की जो वार हुई थी, जो हमारी पाकिस्तान के साथ वार हुई थी, उस वार में प्रत्यक्ष तौर पे रशिया ने भारत का मदद किया था। लेकिन अभी क्या हो रहा, 2000 के बाद क्या हो रहा? 2000 के बाद अगर आप देखोगे तो 2000 में हमारे देश में जो है विल क्लिंटन की यात्रा होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं विल क्लिंटन, उसकी यात्रा होती है। और 2005 में अमेरिका के साथ एक अच्छा हमारा समझौता होता है, परमाणु समझौता होता है। तो इसके बाद भारत और अमेरिका संबंध लगातार 2000 के बाद जो है मजबूत हो रहे हैं। तो भारत अमेरिका संबंध मजबूत हो रहे हैं, ये रूस को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। रूस इसको लेकर के चिंतित है कि भारत अमेरिका संबंध जो मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ भारत को भी ये चिंता है कि भारत का जो कट्टर दुश्मन है, यानी कह सकते हो चीन के साथ रशिया का संबंध काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। तो दोनों पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। भारत का अमेरिका के साथ संबंध मजबूत हो रहा है, जो रशिया के लिए चिंता का विषय है, और रशिया का चीन के साथ संबंध मजबूत हो रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। तो इसी को लेकर के हमारे देश में आज से कुछ दिन पहले, लगभग एक वीक पहले, जो रशिया के विदेश मंत्री हैं उनकी यात्रा हुई थी। और याद रखना, ब्रिक्स का समिट जो है 2021 का जो समिट है वो प्रस्तावित है भारत में।
तो ब्रिक्स का समिट अगर भारत में होता तो ऐसी कंडीशन में जो ब्रिक्स के जितने देश के मेंबर हैं सभी आएंगे भारत। तो इसी संदर्भ में राष्ट्रपति पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो भी भारत आने वाले हैं। तो उससे पहले जो है ये जो रशिया के विदेश मंत्री हैं ये भारत आए और भारत आकर के इन्होंने एक प्रारूप तय किया कि रशिया के अगर राष्ट्रपति आते हैं भारत तो किस चीज़ों पे वार्ता होगी और क्या वार्ता होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको नज़र आएगा यहाँ पे कि 2012 में इस तरह से पहले हुआ था कि कोई भी विदेश मंत्री अगर रशिया का इंडिया आता था तो इंडिया के बाद वो रशिया रिटर्न होता था। आज तक राष्ट्रपति पुतिन ने कभी पाकिस्तान की यात्रा नहीं की, लेकिन 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया के विदेश मंत्री इंडिया आए हैं तो इंडिया के बाद वो पुनः पाकिस्तान गया। इस तरह का चीज़ें कभी होता नहीं था। इससे पहले अगर आप याद करोगे तो पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका ये नीति का अनुसरण करता था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आते थे तो भारत के इमीडिएट बाद वो पाकिस्तान जाते थे। यही काम आज के समय में रशिया कर रहा है। तो फिर कभी मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि भारत रशिया के संबंध क्या क्या संबंध है, क्या क्या उसका ऐतिहासिक संबंध है, क्या क्या वर्तमान संबंध है, क्या क्या चुनौतियां हैं, इस पर कभी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। अब देखो ये नक्सलवाद, जब हमारे देश के 22 जवान जब से शहीद हुए हैं, नक्सलवाद टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। और देश में नक्सलवाद को लेकर के जो हमला हुआ, नक्सली हमला जो हुआ था, इससे बड़ा हमला रिसेंट टाइम में नहीं हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में या कुछ सालों में कह सकते हो इससे बड़ा हमला नहीं हुआ था। तो उसको लेकर के दिया हुआ इस एडिटोरियल में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन आप जो है यहाँ पे जो समाधान दिया हुआ, ये समाधान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस समाधान को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे राइटर का कहना है कि रोबोकॉप के द्वारा दिया जाए मुंह तोड़ जवाब। यानी रोबोकॉप मतलब क्या होता है? रोबोट जो कॉप होता है, रोबोट जो पुलिस होता है, उसके माध्यम से, पुलिस रोबोट के माध्यम से जो है नक्सलियों पे हमला किया जाना चाहिए। ये राइटर का कहना है, इनका अपना मत हो सकता है, मेरा इससे अलग मत है। लेकिन यहाँ पे जो समाधान की चर्चा किया गया है, 2-3 पॉइंट दिया हुआ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला कहा गया है कि राज्य की जो एजेंसी है, जैसे छत्तीसगढ़ सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, तो वहाँ की जो एजेंसी है और केंद्र की एजेंसी, दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी राज्य की एजेंसी को किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वह सेंटर की एजेंसी को प्रोवाइड करे और तत्कालिक उनके साथ मिलकर काम करे। इसी तरह से सेंटर की एजेंसी को पता चले तो राज्य की एजेंसी के साथ मिलकर काम करे, कोऑर्डिनेट करे। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लफ्ज़ होता है ये समन्वय। बहुत सारा जो होता है, जैसे राज्य में बहुत सारे विभाग होता है, एक विभाग का दूसरे विभाग से समन्वय नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इसके कारण करोड़ों रुपए का परियोजना लटका रह जाता है। चलो, दूसरा पॉइंट राइटर ने जो डिस्कस किया वो क्या है कि विकास कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, डेवलपमेंट काम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि जो नक्सली गतिविधि में शामिल होने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं जो नक्सली गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, नक्सली उसको बहला फुसला के शामिल कर लेते हैं, अगर विकास कामों में उनकी भूमिका बढ़ जाएगी, उनको रोजगार मिलेगा, तो वो नक्सली गतिविधि में स्वाभाविक रूप से शामिल नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है कि पब्लिक परसेप्शन, लोगों को जो है सोच चेंज करना होगा। और हमें जो है, जो नक्सली एरिया है वहाँ के लोगों को सोच चेंज करना होगा। कैसे? कि जैसे मान लो वहाँ पे डीएम है, वहाँ पे पुलिस है, वहाँ पे एसपी है, तो हमें उन लोगों को बताना होगा कि ये जो डीएम है, ये जो एसपी है, ये जो पुलिस है, ये आपकी मदद के लिए है, राइट। तो लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन जब जाएगा और जब डेवलपमेंट कम होगा तो नक्सली गतिविधि धीरे धीरे कम हो जाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को बेहतर पुनर्वास सुविधा दिया जाए। जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, उनको बेहतर पुनर्वास सुविधा दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, राइट। और नक्सलवाद को समर्थन देने वाले विचार का खंडन करना। देखो, कोई भी जो समस्या होता है उस समस्या से पहले जो है, उस समस्या के मूल जड़ में एक विचारधारा होती है। जैसे आतंकवादी गतिविधि शामिल हो रहा, मान लो देश में आतंकवादी गतिविधि चल रही है, तो उसके मूल में आतंकवादी विचारधारा है। उस विचारधारा को आपने समाप्त कर दिया तो वो गतिविधि समाप्त हो जाएगी। नक्सलवादी विचारधारा को आपने समाप्त कर दिया तो नक्सलवादी गतिविधि समाप्त हो जाएगी। तो इसी को कहा गया है कि आप इसका खंडन कीजिए कि नक्सली जो विचारधारा वो सही विचारधारा नहीं है। और गांधी जी ने भी कहा था कि हिंसा के द्वारा किया गया कोई भी काम जो है वो सफलीभूत नहीं हो सकता। हिंसा का सहारा लेकर के आप किसी चीज़ को सफल नहीं कर सकते। हो सकता है आपका थॉट अच्छा हो, विचारधारा अच्छी हो, लेकिन हिंसा अगर उसमें शामिल होगा तो वो कभी सफलीभूत नहीं हो सकता।
एक बार इसको भी देख सकते हैं आप लोग। बिजनेस पेज पे मुझे कुछ खास न्यूज़ नज़र नहीं आ रहा। बस देखो यहाँ पे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने निकाले 929 करोड़ रुपया। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये आपको जानकारी होना चाहिए। और 929 करोड़ रुपया निकाले, कितना निकाला है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये आप झुकाव देखो, जैसे कि लॉकडाउन का पता चल रहा है कि लॉकडाउन लग रहा है, भारत में कोरोना की दूसरी लहर लग रही है, तो विदेशी निवेशक जो भारत में पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं कि पेंशन सेक्टर में 74% FDI की तैयारी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब अनुसंधान की सीढ़ी पे चढ़ेगी बांस की खेती। बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। आई रिपीट, बांस को ग्रीन गोल्ड, हरा सोना कहा जाता है। बांस को लेकर के एक डाटा दिया हुआ है कि अगले कुछ वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए का बांस का कारोबार हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे बांस पे अनुसंधान करने की ज़रूरत है। बांस की खेती को देश में बढ़ाने की भी आवश्यकता है। तो उसी को लेकर के न्यूज़ है, पढ़ सकते हैं। अब देखो, नदी जोड़ो परियोजना काफ़ी समय से चर्चा में रहता है और केन बेतवा परियोजना काफ़ी वर्षों से चर्चा में। केन नदी जो है मध्य प्रदेश की एक नदी है, मान लो ऐसे ये नदी जा रही है। और बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश की एक नदी है, ऐसे मान लो ये नदी जा रही है। इस नदी में मान लो पानी ज़्यादा है, इस नदी में पानी कम है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे अगर हम एक नहर बना देंगे तो यहाँ पे मान लो एक्सेस पानी है, यहाँ पे पानी के माध्यम से इस जगह पे बाढ़ और आ सकता है। और यहाँ पे सूखा है, पानी इस नदी में बिल्कुल नहीं है, सूखा है। तो अगर हम यहाँ से इस नदी को जोड़ दिए, यहाँ से पानी इधर भेज दिए, तो यहाँ पे जो बाढ़ की समस्या पानी के कारण हो रही है वो भी समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पे जो सूखा की समस्या हो रही है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में केन बेतवा परियोजना को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी पुरानी परियोजना, कई सारे रीजन से ये परियोजना अभी तक सफलीभूत नहीं हो पाया। बहरहाल नदी जोड़ो परियोजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोलंबो बंदरगाह हो सकता है टैक्स चोरों का स्वर्ग। तो एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि कोलंबो बंदरगाह टैक्स चोरों का स्वर्ग हो सकता है। अब ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत किस दृष्टि से यहाँ पे भारत इसमें शामिल है? क्योंकि कोलंबो पोर्ट जो है, कोलंबो बंदरगाह का कुछ पार्ट भारत निर्माण कर रहा है, कुछ जापान निर्माण कर रहा है, दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए इसका असर भारत पर पड़ सकता है। आप इसको इस रूप में एक बार देख सकते हैं। बाकी तालिबान को लेकर के तो लगातार चर्चा बना हुआ है। तालिबान अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। भारत, अफगानिस्तान, तालिबान, रशिया, अमेरिका। देखो, रशिया के साथ जो मैं डिस्कस कर रहा था उस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे एडिटोरियल में, तो वहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि अमेरिका जो है तालिबान मुद्दे को सॉल्व करने के लिए भारत का समर्थन चाहता है, और रसिया वहाँ पे अप्रत्यक्ष तौर पे आपत्ति कर रहा है। यानी तालिबान मुद्दे पे जो है रसिया भारत को शामिल नहीं करना चाहता। तालिबान मुद्दे पे जो है रसिया शामिल करना चाहता है पाकिस्तान को, और यही कारण है कि रसिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान गया, राइट। तो ये सब जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें जो है जुड़ी होती है। ओके, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।